हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रेजी स्टडी पॉइंट। क्रेजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके में आज हम राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और राजस्थान के दुर्ग आपको एक लेक्चर में पूरा मिल जाएगा। राजस्थान के दुर्ग के नोट्स के बारे में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इन्हीं नोट्स को आपको एक दो बार पढ़ना है, जिससे कि देखो, नोट से एक ही पढ़ना और उसको बार बार रिवीजन करने से ही आपको एफिशिएंटली एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी, ना कि 10 जगह से आप दुर्ग के नोट्स लोगे और उसको पढ़ने से आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उनको आप 3-4 बार पढ़िए और उसके बाद में आप क्वेश्चंस करिए और मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊँगा। मंदिर दुर्ग इनके क्वेश्चंस में 400 प्लस क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को करना, तो वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये नोट्स को आप जितना रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करना। तो हम राजस्थान जीके में राजस्थान के दुर्ग पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले राजस्थान के राजपूतों के नगरों और प्रासादों के निर्माण पहाड़ियों में हुआ। ओके, क्योंकि वहाँ पे शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियों में इसको डिवाइड करा था। जो शुक्र नीति है उसके अकॉर्डिंग यदि दुर्ग की श्रेणियाँ पूछ ले तो 9 तरह की श्रेणियाँ होती है दुर्ग की। ओके, अब इसके अंदर हम अलग अलग तरीके से के जो भी दुर्ग हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला टाइप का दुर्ग है एरन दुर्ग। तो एरन दुर्ग किसे कहते हैं? तो खाई और खाई खाई और कांटों और कठोर पत्थरों से युक्त जहां पहुंचना कठिन हो जाए, रणथंभौर दुर्ग इसका एक एग्जाम्पल है। मतलब एरन दुर्ग किसे कहते हैं? जहाँ पे खाई और कांटों और कठोर पत्थरों से युक्त यहाँ वहाँ पे रास्ता हो, तो वहाँ पे पहुँचना भी कठिन हो जाता है। ऐसे दुर्ग को एरन दुर्ग कहते हैं। और इस श्रेणी में हमारा रणथंभौर दुर्ग आता है, जहाँ पे कांटे कठोर पत्थर खाई वाई वगैरह हैं। ओके, अब सेकंड दुर्ग आता है हमारा पारीक दुर्ग। तो पारीख है, यहाँ लास्ट वर्ड ख पे आप फोकस करना। ख मतलब खाई। ओके, जिसके चारों ओर खाई हो ऐसे दुर्ग को हम पारीख दुर्ग कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है लोहगढ़। ओके, लोहगढ़ जो हमारे भरतपुर दुर्ग है, जिसको वो सूरजमल ने बनवाया था, वो दुर्ग पारीख दुर्ग में आता है। पारीख है, ख से खाई, खाई से आप रिलेट कर लेना कि जिसके चारों तरफ खाई हो, तो लोहगढ़ उसमें लोहगढ़ आता है। और लोहगढ़ भरतपुर दुर्ग उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे जो दुर्ग की श्रेणी में आता है वो है पारिद दुर्ग। तो पारिद दुर्ग देखो, एक तो पारिक उसमें तो खाया आ रहा था, और पारिद जहाँ पे पारिद आ गया सिंपल, वहाँ पे ईंट और पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा होता है, उसे हम पारिद दुर्ग कहते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हमारा आता है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट श्रेणी का जो हमारा दुर्ग है वो है वन और ओरण दुर्ग। वन और ओरण दुर्ग, तो चारों ओर से वन से ढका हुआ जो होता है वो वन दुर्ग कहलाता है। ओके, तो सिवाना का दुर्ग एक प्रॉपर वन दुर्ग के श्रेणी में आता है। सिवाना का दुर्ग जो कि बाड़मेर में है। ओके, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखो, सिवाना दुर्ग के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में सबसे पहले ये, और जालोर दुर्ग की कुंजी है ये किसके? जालोर की कुंजी है। और उसके बाद में हम सिवाना दुर्ग के बारे में देखते हैं तो हमें 2-3 चीज़ें और मिलती है सिवाना दुर्ग में। सिवाना दुर्ग यहाँ पे जो आक्रमण किया था वो 1308 में करा था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था, तब 1308 में इस पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। अलाउद्दीन खिलजी ने करा था, और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। इसका नाम चेंज करके खैराबाद रख दिया था। तो ये हम हिस्ट्री में आप दुर्ग में देखोगे, और उसके बाद में दुर्ग में भी आप इन चीज़ों को देखोगे। और आपको मैं अभी रिकॉल करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाए कि हाँ, सिवाना दुर्ग पढ़ रहे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिवाना दुर्ग सबसे पहले जालोर दुर्ग की कुंजी है। इसका निर्माण वीर नारायण ने करवाया था, वीर नारायण कुंवर ने करवाया था। ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, उत्तरी जालोर जो कि बाड़मेर में आता है। सिवाना दुर्ग वहीं पे है। ओके गाइज, जो 3-4 क्वेश्चन, और 1308 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था, तब इसका नाम चेंज करके इसको खैराबाद कर दिया था। अब नेक्स्ट श्रेणी का हम दुर्ग देखते हैं धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग वो होता है जहाँ पे ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं ना, रेतीले टीले होते हैं। तो वो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। और इस श्रेणी में जैसलमेर आता है। फिर बाद में हम देखते हैं, और जैसलमेर दुर्ग है, तो जैसलमेर दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। राव जैसल ने इसको बनाया था।
ओके। यहाँ के ढाई साके फेमस है, जैसलमेर दुर्ग के ढाई साके फेमस है। और जो ढाईवा साका जो आधा साका हुआ था वो लूण करण के पीरियड काल में हुआ था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और जो जालोर दुर्ग है उसको सोनारगढ़ भी कहते हैं, सोनारगढ़। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग को बनाया था, त्रिकूट पहाड़ी पे बनाया था इसको। ओके, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टाइप का जो दुर्ग है वो है जल दुर्ग, जो कि पानी में होता है। जल या ओदक दुर्ग इसे कहते हैं, पानी से घिरा हुआ, जैसे कि गागरोन का दुर्ग। ओके, गागरोन का दुर्ग है वो जल से घिरा हुआ है। काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध काली सिंध और आहू नदी आहू नदी से घिरा हुआ कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है, जहाँ की संत पीपा की छतरी है और यहाँ पे मिटे साहब की दरगाह है। गागरोन दुर्ग में मिटे साहब की दरगाह है, मिटे साहब की दरगाह है और यहाँ पे संत पीपा की छतरी है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ है। ये एक ऐसा दुर्ग है जो कि कोई नींव वीव नहीं है इसमें, ये बिना नींव वाला ये दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको माइंड में आने चाहिए, तभी एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही यूजफुलनेस और बहुत ही आपको नॉलेज मिलेगी, और जिससे आप एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ओके गाइज, और गागरोन के दुर्ग से रिलेटेड जो शासक था वो अचलदास खींची था। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गागरोन के दुर्ग के बारे में और इम्पोर्टेंट, ये झालावाड़ में है। ओके, गागरोन जो दुर्ग है वो कहाँ पे है? झालावाड़ में है। ओके, और बिना नींव वाला ये दुर्ग है। जल दुर्ग की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं गिरी दुर्ग। एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, ऐसे दुर्गों को हम गिरी दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का एग्जाम्पल है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि पहाड़ियों पर हो। ओके, नेक्स्ट हमारा जो दुर्ग है सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यू रचना चतुर वीरों के होने से अभेद हो, यह दुर्ग माना जाता है, सैन्य दुर्ग की तरह माना जाता है। सहाय दुर्ग किसे कहते हैं? सदा साथ देने वाले बंधुजन जिसमें हो उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, एक दो श्रेणी के अलावा सारी श्रेणी के दुर्ग में चित्तौड़गढ़ को हम रख सकते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा, तो हमने टाइप्स देखे कि राजस्थान के दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणी में बांटा गया है। एरन दुर्ग, जो कि खाई काटे और कठोर पत्थरों से जिसमें खाई काटे और कठोर पत्थर हो, रास्ता इतना विकट हो वहाँ का, तो उसका एग्जाम्पल रणथंभौर दुर्ग है। पारेख दुर्ग, जहाँ पे खाई हो चारों तरफ, लोहगढ़ या भरतपुर का दुर्ग है। और पारेख दुर्ग, जहाँ पे ईंट पत्थरों से निर्मित मजबूत परकोटा हो, पारित दुर्ग, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इस श्रेणी में आता है। और वन और ओरण दुर्ग, जहाँ पे चारों ओर वन से ढका हुआ हो, सेवाणा दुर्ग। धानवन दुर्ग, जो कि चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले से घिरा हुआ हो, तो उसे जैसलमेर का दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल और ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? पानी से घिरे हुए जो दुर्ग होता है उसे जल या ओदक दुर्ग कहते हैं। गागरोन का दुर्ग इसमें आता है। और गिरी दुर्ग, एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, ऐसे दुर्ग को हम कुंभलगढ़ का दुर्ग इस श्रेणी में आता है और इसे गिरी दुर्ग कहते हैं। सैन्य दुर्ग की बात करें तो जिसकी व्यूह संरचना एकदम चतुर वीरों के होने से अभेद हो, यह दुर्ग माना जाता है। और सहाय दुर्ग, सदा साथ देने वाले बंधुजन जिसमें हो उसे सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। अब हम दुर्ग की तरफ आते हैं। सबसे पहला हम दुर्ग पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ओके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनाया था? चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। ओके, मौर्यकालीन चित्रांगद ने बनाया था। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला आवासीय चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये आवासीय टाइप का जो दुर्ग, सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। और सेकंड नंबर पे जो आवासीय क्षेत्रफल के दृष्टि से जिसे बोलते हैं, वो सेकंड नंबर का जैसलमेर दुर्ग है, जो कि त्रिकोट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ पे क्या, ये आवास से क्या मतलब है? वहाँ पे मतलब आदमी रहते हैं। ओके, इतना बड़ा दुर्ग है कि वहाँ पे दुर्ग में आदमी भी रहते हैं। और यहाँ तक कि चित्तौड़गढ़ में तो वहाँ पे खेती भी होती है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मीरा का मंदिर कहाँ पे है? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, मीरा का मंदिर। ओके, और यहाँ पे जो शाखे हुए थे, जो शाखा फर्स्ट जो मेवाड़ का शाखा हुआ था वो यहीं हुआ था चित्तौड़गढ़ में, रानी पद्मिनी द्वारा 1303 में। ओके, मेवाड़ का जो फर्स्ट शाखा था। और पूरे राजस्थान का शाखा पूछ लिया जाए वो 1301 में हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। हमीरदेव और रंगदेवी वहाँ की थी। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वहाँ हुआ था। 1303 में मेवाड़ का प्रथम शाखा चित्तौड़ में हुआ था, रानी पद्मिनी और रतन सिंह थे, घोड़ा बादल। ओके,
तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ का किला अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। चित्तौड़गढ़ का किला राज्य के सबसे प्राचीन एवं प्रमुख किलों में से एक है। यह मौर्यकालीन दुर्ग है, राज्य का प्रथम एवं प्राचीनतम दुर्ग है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के हाँ, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था कि ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो ये मेसा के पठार पर बना हुआ है और 180 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत यह दुर्ग राजस्थान के क्षेत्रफल व आकार की दृष्टि से सबसे विशालकाय दुर्ग है, जिसकी तुलना ब्रिटिश पुरातत्व दूत सर ह्यूज केसर ने एक भीमकाय जहाज से भी कर दी थी। एकदम जहाज की तरह लगता है। हाँ, और इसकी जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो एक वेल मछली की तरह दिखने वाला लगता है। वेल मछली की तरह या मछली की तरह, वेल मछली की तरह दिखने वाला कौन सा दुर्ग लगता है, यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो कौन सा लगता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग लगता है। ओके, सूर छाजले के आकार का दौसा का दुर्ग लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो दुर्ग है वो किस आकृति के लगते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। और जो कुंभलगढ़ का दुर्ग था उसमें, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें 36 किलोमीटर की लंबी वहाँ पे परकोटे की दीवार है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उसका। ओके, अब हम चित्तौड़गढ़ के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। तो चित्तौड़ के इस सुनसान किले में विचरण करते हुए मुझे ऐसा लगा, ये किसने कहा? ह्यूज केसर ने। ओके, ह्यूज केसर ने ये बात कही थी। ऐसा लगा कि मानो भीमकाय जहाज की छत पे मैं चल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो शुक्र नीति में वर्णित दुर्गों के अधिकांश प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे कि गिरी दुर्ग में भी रख सकते हैं इसको, सैन्य दुर्ग में भी रख सकते हैं और सहाय दुर्ग में भी रख सकते हैं इसको। ओके, इस किले के इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह भी है। चित्तौड़ के दुर्ग को 2013 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़ के किले को कब कब यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया था? 2013 में घोषित करा गया था इसको। ओके, अब एक किंवदंती चलती है चित्तौड़गढ़ के अंदर कि इसका निर्माण कैसे हुआ था पुराने टाइम में। तो देखो, एक किंवदंती के अनुसार पांडवों के दूसरे भाई जो भीम है ने अपने करीब 5000 वर्ष पूर्व बनाया था इसको। कब बनाया था? 5000 वर्ष पूर्व इसको बनवाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी यह है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ व एक यति, एक पौराणिक प्राणी कुक्कड़ेश्वर से भेंट हुई थी और भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुआ कि वह इस पहाड़ी स्थान पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दे। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त ही कर दिया था। तो सिर्फ दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य उसका शेष रह गया था और योगी के हृदय में कपट ने स्थान ले लिया और उसने यति से मुर्गे की आवाज़ में बांग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य को बंद कर दे और उससे पारस का पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध से अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग भी लत तालाब के नाम से जानते हैं। किस तालाब के नाम से जानते हैं? लत तालाब के नाम से जानते हैं। वह स्थान वहाँ जहाँ भीम के घुटने ने विश्राम किया था भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग की थी वह कुक्कड़ेश्वर कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग करी थी उसे तो कुक्कड़ेश्वर कहलाता है, और जहाँ पे भीम के घुटने का विश्राम हुआ था उसे भीम घोड़ी कहते हैं। ये पुरानी एक किंवदंती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। अब जो हमारे मौर्यकालीन जो राजा चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था उसके बारे में हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। ओके, ये ऊपर है आपको। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था इसको, और बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। राजा बप्पा रावल मौर्य वंश के अंतिम शासक थे और मान मौर्य को इसने हराकर बप्पा रावल ने यह किला अपने अधिकार में कर लिया। और फिर मालवा के जो परमान राजा मुंज ने इसे गोहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। किसने? मालवा के परमार राजा मुंज ने। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया था। किसने? गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह सिद्धराज ने, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकी के अधिकार में आ गया था, सोलंकियों के अधिकार में आ गया था।
जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमार पाल के भतीजे अजय पाल को परास्त कर मेवाड़ के राजा सामंत सिंह ने सन 1174 के आसपास पुनः गोइल वंशों का आधिपत्य इस पर स्थापित कर दिया। ओके। सन 1303 में यहाँ के रावल रतन सिंह के अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। 1303 में यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ था। कब हुआ था? 1303 में मेवाड़ का प्रथम शाखा, और चित्तौड़गढ़ में भी प्रथम शाखा यहाँ पे 1303 में हुआ था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने आया था। माना जाता था कि रानी पद्मिनी की सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे किसी ने बोला कि चित्तौड़गढ़ के अंदर रानी पद्मिनी की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी आया और 8 माह तक उसने डेरा डाल के रखा था चित्तौड़गढ़ के नीचे। वहाँ पे जो राजा था चित्तौड़ का वो था रतन सिंह। ओके। तो 8 महीने तक भी, बट देखो आप कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कितना मजबूत था, इतना ऊंचाई पे था, जिससे कि अलाउद्दीन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर आक्रमण कर सके। 8 महीने तक वो परेशान रहा था नीचे। और आपने अलाउद्दीन की मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर रानी पद्मिनी की जो मूवी है उसमें भी यही चीज़ है। तो इतना मजबूत और इतना शौर्यवान हमारा ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग रहा है। और 1303 में फिर रतन सिंह जब कुछ ही नहीं हुआ, फिर उसने चाल चल के यहाँ पे लड़ाई करी, कैसे भी करके उसने, और लड़ाई करके रतन सिंह को यहाँ पे मार डाला उसने, और केसरिया हुआ। और उसके अलावा यहाँ पे जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने यहाँ पे जौहर किया, वहाँ की जो और भी दासियों के साथ में, औरतों के साथ में उन्होंने जौहर किया। तो अब देखिए यहाँ पे रावल रतन सिंह के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें सन 1303 के अंदर रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिज्र खां को ये राज्य सौंप दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण जब करा था, रावल रतन सिंह थे 1303 में, तब जीत के इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रख दिया था। इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। ओके। क्योंकि एक खिज्र खां को दे दिया था उसने, अपने बेटे को खिज्र खां को यहाँ पे ये दुर्ग दे दिया था। इस वजह से इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। खिज्र खां के ने वापसी पर चित्तौड़ का राजगाद कानड़ देव के भाई मालदेव को सौंप दिया था। ओके। वापसी जब कर रही थी इसने, तब चित्तौड़गढ़ राजगाद कानड़ देव के भाई को मालदेव को सौंप दिया था। चित्तौड़ के प्रथम साके में रतन सिंह के साथ सेनानायक गोरा और बादल, बहुत ही फेमस यहाँ पे जो सेनापति थे, गोरा बादल ने बहुत लड़ाई करी थी। यहाँ के जो प्रथम साके में रतन सिंह के सेनानायक थे गोरा बादल, वो भी शहीद हुए थे यहाँ पे। बप्पा रावल के वंशज राजा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत किया था। बप्पा रावल के वंशज राजा हमीर ने सन 1538 में चित्तौड़ शासक विक्रमादित्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण करा था। गुजरात के किसने? बहादुर शाह ने आक्रमण करा था जब विक्रमादित्य यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया था। 1838 की बात है, 1538 की बात है। प्रथम शाखा तो 1303 में हुआ। फिर उसके बाद में 1538 में जब विक्रमादित्य आया था शासक, तो ये थोड़ा बच्चा ही था उस समय, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो राजगद्दी यहाँ पे खतरे में थी। यहाँ पे वीकनेस देख के गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पे आक्रमण करा। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा भी कहा गया। यहाँ पे 1538 को ही दूसरा शाखा भी कहा गया है। युद्ध के उपरांत महारानी कर्मावती ने यहाँ पे जौहर किया था। रानी कर्मावती ने सेकंड साके में, मेवाड़ के सेकंड साके, चित्तौड़ के सेकंड साके में यहाँ पे जौहर किया था। सन 1567 में देखो, एक 1303 में, फिर 1538 में सेकंड साका जब विक्रमादित्य था और रानी कर्मावती थी, सेकंड साका, और थर्ड साका 1567 में हुआ था। ओके। 1567। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1567 में मेवाड़ का तीसरा साका हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ महाराणा उदय सिंह पर चढ़ाई कर दी थी। जिसमें अकबर ने यहाँ पे जो 1567 का जो शाखा हुआ था, थर्ड शाखा, वहाँ पे अकबर लड़ाई करा था। अकबर ने चित्तौड़ के किस पर आक्रमण करा था? उदय सिंह पर आक्रमण करा था, चढ़ाई कर दी थी। और चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा जयमल राठौड़, जो यहाँ के सेना नायक थे, जयमल और पत्ता सिसोदिया ने के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है ये। ओके। जयमल और पत्ता की लड़ाई कब हुई थी? 1567 में, जब अकबर ने आक्रमण करा था। थर्ड शाखा हुआ था इस समय। और राजा कौन था? राजा उदय सिंह था। यहाँ पे राजा महाराणा उदय सिंह थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे सेकंड शाखा के बारे में बोल लिया तो 1538 में सेकंड शाखा हुआ था। रानी कर्मवती रिलेटेड है और विक्रमादित्य से रिलेटेड है।
और उसके बाद में प्रथम शाखा की बात करते हैं तो 1303 में हुआ था। रतन सिंह यहाँ पे महाराणा था और पत्नी यहाँ पे कौन थी, पत्नी कौन थी, रतन सिंह, और पत्नी थी रानी पद्मिनी। ओके, रानी पद्मिनी थी। और यहाँ के घोड़ाबादल दो शासक थे, बहुत ही शौर्यवान शासक थे घोड़ाबादल। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उन्होंने भी अपने केसरिया हो गए थे वो राजा रतन सिंह के साथ में। तो और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था। सेकंड जो शाखा था उसमें किसने आक्रमण करा था, गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण करा था। और थर्ड में अकबर ने आक्रमण करा था। कौन आक्रमणकारी थे तीनों शाखे में, तो ये आपको याद रखना है, सन याद रखना है, तीनों में कौन कौन से महाराणा थे वो याद रखना है, और एडिशनल रानी कर्मवती सेकंड शाखे में आपको याद रखनी है, और गोरा बादल 1303 के फर्स्ट शाखे में याद रखना है, और जयमल फत्ता जो सेना नायक थे 1567 थर्ड शाखे में, जो कि उदय सिंह के टाइम में थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी लड़ाई करी थी। तो इनको आपको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे थे 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ। इसमें अकबर ने चित्तौड़ राजा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह पर चढ़ाई कर दी थी। और चित्तौड़ का तृतीय शाखा जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे शाखे के बाद ही महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास में स्थापित कर दी थी। ओके, पिछोला झील के पास में स्थापित कर दी थी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रवेश के रास्ते से लेकर अंदर के परिसर तक कई एक इमारतें हैं जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन से क्या क्या यहाँ पे पोल है। तो पाटन पोल है सबसे पहले, दुर्ग का प्रवेश द्वार है पाटन पोल। कहा जाता है कि एक बार भीषण युद्ध में खून की नदी बह निकलने से एक पाड़ा भैंसा बहता बहता यहाँ तक आ गया था, इसी कारण इस द्वार को पाटन पोल कहा जाता है। तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, इतनी भीषण युद्ध हुआ था जिससे कि खून की नदी बह गई थी और पाड़ा भैंसा बह बह के यहाँ तक आ गया था, इसलिए इसे प्रथम प्रवेश द्वार है पाटन पोल चित्तौड़गढ़ का। और पाटन पोल किस लिए कहते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो पोल है, जो द्वितीय दरवाजा है चित्तौड़गढ़ का, वो है भैरव पोल। अब पाटन पोल से थोड़ा उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाजा आता है जिसे भैरव पोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देसूरी के सोलंकी भैरव दास के नाम पर रखा गया है, जो सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध में मारे गए थे। ओके, जो सेकंड शाखा हुआ था 1534 में, वहाँ पे गुजरात के सुल्तान बहादुर ने आक्रमण करा था, उस समय ये युद्ध में मारे गए थे। कौन, भैरवदास, देसूरी के सोलंकी भैरवदास मारे गए थे, इस वजह से सेकंड दरवाजा भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो दरवाजा है हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ का हनुमान पोल। दुर्ग के तृतीय प्रवेश द्वार के रूप में हनुमान पोल को कहा जाता है, क्योंकि पास ही हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ पे मंदिर भी है। गणेश पोल, चौथा दरवाजा गणेश पोल। हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ने पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा दरवाजा कहलाता है। दुर्ग का चौथा दरवाजा कौन सा कहलाता है, गणेश पोल। ओके, गणेश पोल कहलाता है दुर्ग का चौथा दरवाजा। उसके बाद में जोड़ला पोल, पांचवा दरवाजा जोड़ला पोल कहलाता है, और छठे द्वार के बिल्कुल ही पास होने के कारण इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। जो हमारा छठा दरवाजा है वो है लक्ष्मण पोल। दुर्ग के छठे द्वार के पास ही एक छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल रखा गया है। और जो छठे के बाद में यहाँ पे सातवां पोल है राम पोल। लक्ष्मण पोल से आगे बढ़ने पर एक पश्चिमा विमुख प्रवेश द्वार यहाँ पे मिलता है, जिससे होकर किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं राम पोल के अंदर से। ओके, ये दरवाजा किला का सातवां और अंतिम प्रवेश द्वार है। ओके, इनके निकट ही महाराणाओं के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी है। कहाँ पे है, राम पोल के आसपास है। ओके, भगवान सूर्यवंशी रामचंद्र जी का यहाँ पे मंदिर है। अब हम चित्तौड़गढ़ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है वो विजय स्तंभ आता है, कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, विजय स्तंभ भी बोलते हैं। तो ये महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में इष्टदेव विष्णु के निमित्त यह कीर्ति स्तंभ ये बनवाया था। ये 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचा है। 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचा है। ये स्तंभ के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए इसे अजायब घर भी कहते हैं, हिंदुओं का अजायब घर भी कहते हैं इसे। ओके, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसे भारतीय इतिहास में मूर्तिकला का विश्वकोश
इसे मूर्तिकला का विश्वकोश व अजायब घर भी कहा गया है। विश्व स्तंभ का शिल्पकार, जो विजय स्तंभ का शिल्पकार था वो कौन था? जेता नापा पौमा पूंजा को माना जाता है। जेता नापा पौमा पूंजा को शिल्पकार माना जाता है चित्तौड़ विजय स्तंभ का। ओके, याद रखना आप। उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे एक जैन कीर्ति स्तंभ है। जैन कीर्ति स्तंभ 75 फीट ऊंचा है। वो 120 फीट ऊंचा था विजय स्तंभ, और ये जैन कीर्ति स्तंभ 75 फीट ऊंचा है, 7 मंजिलों वाला। वो 9 मंजिल ऊंचा था विजय स्तंभ, ये 7 मंजिलों वाला ऊंचा है। एक स्तंभ बना है जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के बघेरवाल महाजन शाह नाय के पुत्र जीजा ने करवाया था। यह स्तंभ नीचे से 30 फुट तथा ऊपरी हिस्से से 15 फुट चौड़ा है। ओके, ऊपर की ओर जाने के लिए तंगनाल बनी हुई है इसमें भी। जैन कीर्ति स्तंभ वास्तव में आदिनाथ का स्मारक है। जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो वास्तव में तो आदिनाथ का ही स्मारक है। थर्ड हमारा जो आता है यहाँ पे महावीर स्वामी का मंदिर है। महावीर स्वामी का मंदिर है। जैन कीर्ति स्तंभ के निकट ही महावीर स्वामी का यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है, इसके बाद में क्या क्या है चित्तौड़गढ़ में? और चित्तौड़गढ़ में हम देखें तो हम नेक्स्ट हमारा जो मंदिर है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो मंदिर है हमारा वो है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर समादेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये कहाँ पे है गाइज? नीलकंठ का जो मंदिर है, नीलकंठ का महादेव जो मंदिर है समादेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भोज परमार द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? भोज परमार के द्वारा। इसका स्टार्टिंग के अंदर तो भोज परमार ने करवाया था, और बाद में समाधीश्वर मंदिर, याद रखना नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ज़्यादा नहीं जाना जाता है। समाधीश्वर मंदिर के बारे में समाधीश्वर नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो इसका बाद में जो निर्माण जीर्णोद्धार इसको करवाया था मंदिर का, वो किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, समाधेश्वर मंदिर का 1428 में इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था राजा मोकल ने। और राजा मोकल किसके बेटे थे? राणा लाखा के और अंसाबाई के बेटे थे राणा मोकल। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था समाधेश्वर मंदिर का। मंदिर में एक गर्भगृह है, एक अंतराल तथा एक मुखप मंडप है। इसके जिसके तीनों ओर अर्थात उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी और मुख्य मंडप प्रवेश दालान है। मंदिर में भगवान शिव की त्रिमुखी विशाल मूर्ति स्थापित है। मंदिर में भगवान शिव की विशाल त्रिमुखी यहाँ पे मूर्ति स्थित है भगवान शिव की। अब जो नेक्स्ट जो हमारा मंदिर है वो है कालिका माता मंदिर, और कालिका माता मंदिर भी हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो राजा मानभंग द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर मूल रूप से सूर्य को समर्पित है। आपको ज़्यादा पता भी नहीं हो तो ये तो याद रहना ही चाहिए कि कालिका मंदिर कहाँ है, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। ये कम से कम मंदिर के नाम तो आपको याद रहना चाहिए कि ये मंदिर कहाँ पे है। महावीर जी का मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़ में। मीरा का मंदिर कहाँ पे? चित्तौड़ में। ये अभी आगे आएगा। कालिका माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में। तो ये चीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए कि चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से मंदिर है। इनके निर्माण वालों के यदि आपको नाम याद नहीं हो तो चलेगा, बट आपको नाम तो याद रहना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से मंदिर हैं। ओके, कालिका जो माता मंदिर है वो सूर्य को समर्पित है। चित्तौड़ी बुर्ज और मोहर मगरी, दुर्ग का अंतिम और दक्षिणी बुर्ज चित्तौड़ी बुर्ज कहलाता है। और इस बुर्ज के 150 फीट नीचे एक छोटी सी पहाड़ी मिट्टी का टीला दिखाई पड़ता है। यह टीला कृत्रिम है, और कहा जाता है कि सन 1567 ईस्वी में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब अधिक उपयुक्त मोर्चा इसी स्थान को माना था उसने, और उस मगरी पर एक मिट्टी डलवा कर उसे ऊंचा उठवाया ताकि किले पर आक्रमण कर सकें। प्रत्येक मजदूर को प्रत्येक मिट्टी की टोकरी हेतु एक एक मोहर दी गई थी, अतः इसे मोहर मगरी कहा जाता है। कुंभश्याम मंदिर, अब देखो और कौन कौन से मंदिर चित्तौड़गढ़ में, इसकी पूरी लिस्ट है। कुंभश्याम मंदिर है, मीरा मंदिर है, पद्मिनी मंदिर है, पद्मिनी का महल है, फतेह प्रकाश संग्रहालय है, जयमल और फत्ता की छतरियाँ यहीं पे हैं। कुंभा के महल वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुंभा के महल भी इसमें दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक तो कुंभश्याम मंदिर पूछता है चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर है? कुंभश्याम मंदिर। मीरा मंदिर पूछता है, पद्मिनी महल पूछता है। तो ये 3-4 चीज़ें तो आपको याद रखनी है। ओके, अब हम आगे देखते हैं।
तो हमने चित्तौड़गढ़ के जितने मंदिर थे इम्पोर्टेंट सारे मंदिर देख लिए हैं। तो अब तो इम्पोर्टेंट हमने देखा कि एक कुमशाम का मंदिर चित्तौड़ में, मीरा मंदिर है चित्तौड़ में, पद्मिनी महल है। ओके, और भी हमने ऊपर मंदिर देखे थे, वो आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में वो पूछे जाते हैं मंदिर। अब हमारा सेकंड दुर्ग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ को यहीं छोड़ते हैं। तो सेकंड जो हमारा दुर्ग है अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है जिसे, अजमेरू दुर्ग है। बीटली पहाड़ी पर बना होने के कारण इस दुर्ग को गढ़पीटली कहते हैं। सबसे पहले तो अजमेरू जो दुर्ग है तारागढ़, वो अजमेर में है और इसे गढ़पीटली कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़पीटली कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसी दुर्ग को कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अब हम आगे देखते हैं। अजमेरू जो दुर्ग है गढ़पीटली इसे कहते हैं। ये गिरी श्रेणी का एक दुर्ग है और ये दुर्ग पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है। पानी के झालरों के लिए यह प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर के संस्थापक चौहान नरेश अजयराज ने करवाया था, जिन्होंने अजमेर का भी निर्माण करवाया था। ओके, हाँ, अजमेर नगर के संस्थापक, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अजमेर नगर के संस्थापक भी थे। और अजयराज जी ने चित्तौड़गढ़ का अजमेरू जो दुर्ग है अजमेर का, तारागढ़ यहाँ पे जो दुर्ग बनाया था वो अजयराज जी ने बनवाया था। इन्होंने ही अजमेर नगर को भी बनाया था और ये पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आगे देखते हैं। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज उडना जो पृथ्वीराज था ने अपनी वीरांगना जो पत्नी थी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। ओके, उनकी पत्नी की वजह से इसका नाम तारागढ़ रखा था उडना पृथ्वीराज ने। रूठी रानी राव मालदेव की पत्नी आजीवन इसी दुर्ग में रही थी। जो रूठी रानी थी, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, और मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा बाद में, तो आपको रूठी रानी के बारे में पता होगा कि मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी। ओके, तो रानी उम्मादे, इनका नाम उम्मादे था रूठी रानी का, जो कि राव मालदेव की पत्नी थी। वो आजीवन अजमेरू दुर्ग के अंदर ही रही थी। तारागढ़ दुर्ग की अभेद्यता के कारण बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा गया है उसको। ओके, तारागढ़ दुर्ग की अभेद्यता के कारण बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है और तथा पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी इसे कहा गया है। इतिहासकार हरविलास शारदा ने अखबार उल अखबार को उद्धृत करते हुए लिखा है कि तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। तारागढ़ के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीर सैयद हुसैन की दरगाह है। तो ये दरगाह आपको याद रखनी है, मीर साहब की दरगाह गागरोन में है। और यहाँ पे कौन सी है? प्रसिद्ध संत मीरान साहिब की दरगाह है। प्रसिद्ध संत मीरान साहिब की दरगाह कहाँ पे है? वो अजमेरू दुर्ग अजमेर में है, तारागढ़ जिसे कहते हैं। और एक दूसरा तारागढ़ का दुर्ग भी है, अभी नीचे हमें दिख रहा है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के दुर्ग को भी हम तारागढ़ का दुर्ग कहते हैं। ओके, और रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था? उम्मादे भटियाणी था। अभी हमने बताया कि रानी उम्मादे भी उनका नाम था, रूठी रानी का नाम रानी उम्मादे था और रूठी रानी के नाम से जानी गई क्योंकि आजीवन वो मालदेव से रूठकर अजमेरू दुर्ग के अंदर ही रही थी। और बाद में जब मालदेव मर गए तब उन्होंने वहाँ पे सती हो गई थी वो, तो रानी उम्मादे इनका नाम था रूठी रानी का। अब हम थर्ड हमारे दुर्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा तारागढ़ दुर्ग बूंदी का। ओके, तारागढ़ जो दुर्ग बूंदी में है, फर्स्ट दुर्ग यहाँ पे अजमेर में भी है और सेकंड तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। इस दुर्ग का निर्माण देव सिंह हाड़ा बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। तारे जैसी आकृति के कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा है। और उसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा था? जो उड़ना राज जो पृथ्वी सिंह था, उनकी पत्नी के कारण, वीरांगना पत्नी की वजह से इन्होंने तारागढ़ का निर्माण करवाया था और तारागढ़ नाम रखा था उन्होंने। यह दुर्ग गर्भ गुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध है। जो बूंदी का जो दुर्ग है गर्भ गुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध है। भीम बुर्ज और रानी जी की बावड़ी राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा इस दुर्ग में स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पे? भीम बुर्ज और रानी जी की बावड़ी राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा इस दुर्ग में स्थित है। रंगविलास चित्रशाला इस दुर्ग में स्थित है। रंगविलास चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह हाड़ा ने करवाया था। इतिहासकार किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेत व आत्माओं के कारण, किपलिंग जो था, इतिहासकार किपलिंग था, उसने कहा था कि भूत प्रेत जो तारागढ़ का जो बूंदी का जो तारागढ़ है वो भूत प्रेत और आत्माओं द्वारा बनाया गया दुर्ग की तरह लगता है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध
किया जाता है। भित्ति चित्रण इसमें बहुत ही अच्छे हैं, और आपको क्वेश्चन यदि मिल जाए भित्ति चित्रण किसमें, मतलब भित्ति चित्रण के अकॉर्डिंग कोई दुर्ग का नाम पूछ ले, तो बूंदी का तारागढ़ आपको यहाँ वहाँ पे टिक करना है। ओके, अब फोर्थ दुर्ग हम देखते हैं रणथंभौर के बारे में। हमने देखा था कि राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा था। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा हमीर था, बहुत ही प्रतापी शासक रहा है हमीर, और रानी थी रंग देवी। राजा हमीर देव था और रानी रंग देवी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह, जो अलाउद्दीन खिलजी चिमना बेगम, अलाउद्दीन खिलजी की बीवी थी चिमना बेगम, तो चिमना बेगम के साथ में अफेयर था मोहम्मद शाह का। इस वजह से मोहम्मद शाह ने शरण ली थी हमीर की, चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे रणथंभौर में आके उनकी शरण ली थी मोहम्मद शाह ने। और जब हमीर ने ये कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मुझे मोहम्मद शाह दे दो, तो हमीर ने कहा कि नहीं, हाँ, जो हमारे जो मेवाड़ के अंदर यदि कोई हमें शरण के लिए यदि आ जाता है, तो हम शरणागत किसी भी आदमी, किसी भी हम शरणागत इंसान की हम रक्षा करते हैं। तो इसी हट के कारण अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, और हमीर हट यहाँ पे लिखी गई है। हमीर हट, हमीर के हट की वजह से हमीर हट भी लिखी गई है हमीर के ऊपर, और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण करा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर साका हुआ था 1301 के अंदर, केसरिया। और साके के बारे में आपको बताऊं, साका केसरिया किसे कहते हैं? जहाँ पे पता रहता है कि हाँ हम मरने वाले हैं, तो वहाँ के सैनिक जाके केसरिया कपड़ा पहन के लड़ाई के लिए कूद जाते हैं मरने के लिए, तो उसे तो केसरिया कहते हैं। और जौहर किसे कहते हैं? जब युद्ध हारा दिख जाता है कि हाँ हार रहे हैं, तो वहाँ पे जितनी भी जो औरतें होती है वो जौहर कर लेती है, आग के अंदर कूद जाती है, उसे जौहर कहते हैं। ओके, तो ये हमने देखा 1301 की कहानी। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। ओके, सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत की विषम आकृति वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एरन दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग है? एरन दुर्ग है, कांटे वाला दुर्ग है। तो यह किला यद्यपि एक ऊंचे शिखर पर स्थित है, तथापि समीप जाने पर दिखाई देता है। ये दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है, तथा इस किलेबंदी काफ़ी सुदृढ़ है, इसलिए अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद किला कहा था। बख्तरबंद किला रणथंभौर को किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इस किले का निर्माण कब हुआ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया था। और रणथंभौर के जो चौहानों का जो स्थापना जो की थी, वो स्थापना करी थी गोविंद सिंह ने। ओके, रणथंभौर के जो चौहान थे, रणथंभौर के गोविंद चौहान ने ही इसकी स्थापना करी थी, रणथंभौर के चौहानों की। ओके, यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए रणथंभौर के चौहानों के बारे में, तो ये आपको टिक करना है गोविंद सिंह चौहान ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमीर देव की आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ऐतिहासिक आक्रमण किया था। हमीर विश्वासघात के परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, और उसकी पत्नी रंग देवी ने जौहर, एकमात्र जल जौहर, यहाँ पे पत्नी रंग देवी ने जौहर करा था, और जो जल जौहर तो उनकी बेटी ने करा था। ओके, पदम तालाब में करा था। तो यह जौहर राजस्थान के इतिहास में प्रथम जौहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1301 का प्रथम जौहर, मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। यदि राजस्थान का प्रथम जौहर बोल दिया जाए, तो 1301 रणथंभौर का जौहर ही बोलना है आपको। ओके, उसके बाद में रणथंभौर किले में बने हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल में एक ही स्थान पर मंदिर व गिरजाघर स्थित है। सुपारी महल में बादल महल है, यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी भी यही है। जैन मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, सबसे फेमस मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, उल्लेखनीय है। रणथंभौर दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 32 खंभों की जो छतरी, कलात्मक जो छतरी है, 32 खंभों की छतरी कलात्मक छतरी है, जिसका निर्माण हमीर देव चौहान ने अपने जो पिता थे जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के प्रतीक के रूप में 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई? हमीर देव चौहान ने। किसकी याद में? जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के रूप में, प्रतीक के रूप में बनवाया था। अब नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का जो दुर्ग आता है, वो आता है मेहरानगढ़, जोधपुर का दुर्ग। इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं? मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ओके,
मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। ओके, और मेहरानगढ़ दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो मयूरा ध्वज है। मयूर, जैसे मयूर के जो पंख होते हैं उसकी तरह मयूरा ध्वज है, इस वजह से इसे मयूरा ध्वज गढ़ भी कहते हैं। ओके, मयूर ध्वज गढ़ भी इसका नाम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसका जो निर्माण करवाया था उसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अकॉर्डिंग, जो कि जोधपुर में है। अब हम देखते हैं राठौड़ की शौर्य की साक्षी मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव 1459 में रखी गई थी। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। इसकी नींव करणी माता ने रखी थी और राव जोधा ने इसको बनाया था और करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। और सेकंड जो है, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। मोर जैसे आकृति के कारण यह किला मयूर ध्वज गढ़ भी कहलाता है। यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं दर्शनीय स्थल में यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे चेखे लाव महल है, फूल महल यहाँ है, पथर महल यहाँ पे है। जो चामुंडा माता का मंदिर है ये राव जोधा ने बनवाया था। चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा ने 1857 की क्रांति के समय इस मंदिर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसका पुनर्निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। चेखे लाव जो महल है राव जोधा द्वारा निर्मित महल है। फूल महल राव अभय सिंह राठौड़ के द्वारा निर्मित महल कौन सा है? फूल महल। ये याद रखना, राव अभय सिंह राठौड़ ने कौन सा महल बनवाया था? फूल महल बनवाया था। कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। फतेह महल है यहाँ पे, इनका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था। फतेह महल कहाँ है? इनका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था फतेह महल का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 5th नंबर का है हमारे पास में मोती महल। मोती महल इनका निर्माता सूर सिंह राठौड़ को माना जाता है। मोती महल का इनका निर्माता सूर सिंह राठौड़ को माना जाता है मोती महल का। भूरे खां की यहाँ पे मजार है, भूरे खां की मजार है। महाराजा मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय यहाँ पे है। महाराजा मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय यहीं पे है। और 8वां यहाँ पे दौलत खाने के आंगन में महाराजा तख्त सिंह द्वारा विनिर्मित एक श्रृंगार चौकी है, जहाँ जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। यहाँ पे श्रृंगार चौकी है, यहाँ पे तख्त सिंह के द्वारा विनिर्मित। ओके, दुर्ग के लिए प्रसिद्ध जो उनती है वो है जबरोगढ़ जोधारणा रो। ओके, जबरोगढ़ जोधारणा रोगढ़ इसकी एक उक्त पंक्ति है। और किसके बारे में कही गई है? ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके बारे में कही गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने जिसको बनवाया था उसके बारे में ये पंक्ति कही जाती है। ब्रिटिश इतिहासकार जो किपलिंग ने इस दुर्ग के लिए कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, फरिश्तों के और परियों के द्वारा माध्यम से हुआ है। देवताओं और फरिश्तों परियों के माध्यम से, तो जो किपलिंग था उसने किसका बताया था? मेहरानगढ़ जोधपुर वाले दुर्ग को। और भूत प्रेतों के द्वारा जो बनाया गया जो महल था वो किसको बताया किपलिंग ने? बूंदी के तारागढ़ को बताया। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें कौन कौन सी है? ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, इन तोपों से क्वेश्चन आता है। तो किलकिला, शंभुबाण, गजनीखा, चामुंडा और भवानी यहाँ की प्रमुख दुर्ग में तोपें हैं। कौन कौन सी है? किलकिला, शंभुबाण, गजनीखा, चामुंडा और भवानी। अब हम 6 हमारे गढ़ पे आते हैं, सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जो कि जैसलमेर में, उसके ऊपर आते हैं हम। तो हमने जैसलमेर के जो सोनारगढ़ है उसके बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ी। एक तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में, एक तो त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। ये त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है जैसलमेर का दुर्ग। राव जैसल ने इसको बनवाया था। ये धानवन की श्रेणी में आता है। ये धानवन की श्रेणी में दुर्गों में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और इसे स्वर्णगिरी भी कहते हैं, इसलिए इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। ओके, स्वर्णगिरी भी, सोनारगढ़ भी कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं। इसी दुर्ग जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं, राव जैसल ने इसको बनवाया था। तो हम देखते हैं इस दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ कहते हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? उत्तर भड़ किवाड़ भी कहते हैं। ये दुर्ग धानवर व गिरी श्रेणी में आता है। मेन तो धानवन दुर्ग में आता है। ये दुर्ग त्रिकूट जो पहाड़ी है गोहरान पहाड़ी पर बनी हुई है।
इस दुर्ग के अन्य नाम हैं गोहरानगढ़ और जैसाणागढ़, क्योंकि राव जैसलमेर ने बनवाया था तो जैसाणागढ़, और यहाँ पे गोहरान पहाड़ी पर बना हुआ तो गोहरानगढ़ भी इसे कहते हैं। स्थापना राव जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में करी थी, ये आपको याद रखना। जैसे जयपुर का जयसिंह ने जो बनवाया था 1727 में बनवाया था, और उसी तरह 1155 में जयपुर का निर्माण 1727, ये क्वेश्चन पूछता है, और 1155 में राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग बनवाया था 1155 में। हो गया, ये 2-3 जो डेट है वो आपको याद रखनी है दुर्ग की, वो एग्जामिनेशन में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है थोड़ी। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। दुर्ग निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग में चूने का उपयोग नहीं हुआ है। ओके, सिंपल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर पीले पत्थरों को रख के इसको बनाया गया है, कोई चूने का उपयोग नहीं किया हुआ है। और जो ऊपर की जो इसकी छत है वो लकड़ी की है, वो भी आपको याद रखना है। तो पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। और इसमें 99 बुर्ज हैं, 99 इसमें बुर्ज है, 99 बुर्ज हैं इस किले में। यह दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात में सबसे बड़ा फोर्ट है। यह दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात में सबसे बड़ा फोर्ट है, लिविंग फोर्ट बताया था ना मैंने, आवासीय फोर्ट, लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसलमेर दुर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जो कि जिनभद्र कहलाता है। ग्रंथों का भंडार है यहाँ पे, जिनभद्र कहलाता है। सन 2005 में इस दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था, 2005 में। ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे ने इस दुर्ग की फिल्म की इस दुर्ग फिल्म यहाँ पे बनाई थी। ऑस्कर विजेता थे सत्यजीत रे। ओके, इन्होंने जैसलमेर दुर्ग पे एक मूवी बनाई थी, तो सत्यजीत रे, ये भी आपको नाम याद रखना है, सत्यजीत रे ने बनाई थी। अब जैसलमेर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ढाई साके यहाँ पे प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर के ढाई साके। ओके, जो पहला साका यहाँ पे हुआ था, वो पहला साका किसके काल में हुआ था? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और भाटी शासक मूलराज के मध्य। दूसरा साका हुआ था फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण व रावल दूधा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में वीरगति प्राप्त की थी। तो पहला साका अलाउद्दीन खिलजी और भाटी शासक मूलराज, सेकंड साका फिरोज शाह तुगलक व रावल दूधा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में, और तीसरा साका मैंने बोला था, तीसरा साका ढाई साके के नाम से फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो थर्ड जो साका होता है ढाई साका, उसमें राव लूणकर सर के बारे में आपको याद रखना है, और कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, 1550 में होता। इनकी डेट के बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है, फर्स्ट सेकंड, बट थर्ड वाले की पूछता है 1550 में। इसका थर्ड साका हुआ था 1550 में। जैसलमेर के अर्ध साका हुआ था राव लूणकरण को के साथ में। और यहाँ की जो स्टोरी थी वो यही थी कि इतना टाइम नहीं मिल पाया था यहाँ की औरतों को कि वो जौहर कर लेती। इस वजह से यहाँ पे राजाओं ने ही अपनी अपनी बीवियों के यहाँ पे सर को काट दिया था, सर को धड़ से अलग कर दिया था। और यहाँ पे ये साका इसलिए हुआ था, इसलिए यहाँ पे केसरिया तो हुआ था बट यहाँ पे जौहर नहीं हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जैसलमेर में ढाई साका हुआ था, वहाँ पर कौन सा हुआ था, कौन सा एक साका हुआ था बट दूसरा नहीं हुआ था? केसरिया हुआ था, बट यहाँ पे जौहर जो औरतों के द्वारा किया जाता है वो नहीं हुआ था। यहाँ पे सीधी गर्दन काट दी थी राजपूतों ने, इतना टाइम नहीं था जौहर का यहाँ पे। और आक्रमणकर्ता जो यहाँ पे था शासक अमीर अली था। आक्रमणकर्ता कौन था? अमीर अली। ओके, थर्ड साके में। इस दुर्ग की प्रसिद्ध जो उक्ति है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर, चलो चिड़ायो भाटिया गढ़ते जैसलमेर के बारे में ये उक्ति प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि केवल पत्थर की टांगें ही यहाँ पे पहुँचा सकती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अबुल फजल ने कहा था यहाँ पे पत्थर की टांगें ही यहाँ पे पहुँचा सकती है। क्यों कहा होगा? क्योंकि जैसलमेर है, यहाँ पे मरुस्थल में इतनी गर्म रेत होती है, तो मरुस्थल की इतनी गर्म रेत होती है, तो वहाँ पे सामान्य पेड़ तो पहुँचा नहीं सकते, तो पत्थर के पेड़ ही हो सकते हैं, तभी वो इतनी गर्मी को झेल सकते हैं। ओके, तो अबुल फजल ने ये चीज़ कही थी। अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं मैगजीन दुर्ग। ओके, तो मैगजीन दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। 7th हमारा दुर्ग है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग कहाँ पे? अजमेर में है। ये दुर्ग स्थल श्रेणी का है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित है। मैगजीन दुर्ग अजमेर का, अकबर दुर्ग भी इसे कहते हैं। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना के रूप में जाना जाता है। अकबर का दौलत खाना पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य कला पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य कला से
संबंधित कौन सा दुर्ग है? वो मैगजीन का दुर्ग, अजमेर का दुर्ग है, क्योंकि अकबर ने इसको बनवाया था। सर टॉमस ने सन 1616 में जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में प्रस्तुत करा था। सन टॉमस ने, है ना, सन टॉमस रो जो आया था उसने 1616 में 1616 ईस्वी में जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी जगह दिया था कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है और व्यापार के लिए हमें अनुमति दी जाए। सर टॉमस रो, आप यदि भारत की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ आपको क्लियर होगी वहाँ पे कि सर टॉमस रो आया था सबसे पहले 1616 के अंदर जहांगीर के पास में अपने व्यापार की अनुमति लेने के लिए। अब 8वां दुर्ग हम देखते हैं, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जो कि आमेर जयपुर में है, मानसिंह ने इसको बनवाया था। ओके, आमेर दुर्ग के बारे में देखते हैं। तो ये गिरी की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 1150 में दुलेराय कच्छवाहा ने करवाया था। दुलेराय कच्छवाहा ने, जो आमेर के चौहानों के जो संस्थापक थे वो दुलेराय कच्छवाहा थे। ओके, ये याद रखना, आमेर के जो संस्थापक थे चौहानों के वो थे दुलेराय कच्छवाहा। ये किला मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ शीला माता मंदिर है जो कि कोलकाता से मानसिंह ने लाए थे, और आमेर के चौहानों की पूजनीय यहाँ पे माता जो है वो शीला माता ही यहाँ की पूजनीय माता है, जो कि कोलकाता से लाई गई थी मानसिंह के द्वारा। सुहाग मंदिर है यहाँ पे। जगत शिरोमणि मंदिर है। बोला जाता है कि मानसिंह ने अपनी पत्नी के कहने से यहाँ पे उनके बेटे जगत सिंह की मृत्यु के बाद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, तो शीला माता मंदिर है, सुहाग मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर में। अब प्रमुख महल यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे शीश महल है। आप जैसे ही आमेर में एंटर करते हो तो ऊपर की तरफ जैसे एंटर करते हो शीश महल है, वहाँ पे कांच ही कांच सब जगह, मतलब एकदम बारीकी से, पता नहीं कितने तरीके के कांच है, कितने रंगीन टाइप के, कितने अलग अलग तरीके के कांच से बना हुआ शीश महल है। दीवाने खास है और दीवाने आम है। विशेष हैबर आमेर के महलों की सुंदरता के बारे में लिखते हैं कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। हैबर ने आमेर की सुंदरता के बारे में कहा है ये चीज़। ओके, माउठा तालाब और दिलारान का बाग उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर देते हैं, और दीवाने आम का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह द्वारा किया गया था। दीवाने आम का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। अब हम नेक्स्ट जो दुर्ग देखते हैं वो दुर्ग है जयगढ़ का दुर्ग, जयपुर का। ओके, जिसे कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने बनवाया था। जयगढ़ जो दुर्ग है जयपुर का, उसे मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने बनवाया था। चिल्का टोला भी इसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ये दुर्ग चिल्का टोला के नाम से पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए चिल्का टोला भी इसे बोलते हैं। इस दुर्ग का निर्माण मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने करवाया था, लेकिन महलों का निर्माण यहाँ पे सवाई जयसिंह ने करवाया था। दुर्ग का निर्माण तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने, और यहाँ पे महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पे इस दुर्ग में तोप डालने का कारखाना है, और एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप भी यहीं पे जयगढ़ के अंदर है। ओके, तोप डालने का यहाँ पे कारखाना है। सवाई जयसिंह निर्मित जेबान तोप, ओके, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित थी जेबान तोप पहाड़ियों पर खड़ी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने खजाने की प्राप्ति के लिए किले की खुदाई करवाई थी। आपातकाल के दौरान यहाँ पे किले की खुदाई करवाई थी। और विजयगढ़ी भवन अंत दुर्ग कच्छवाहा शासकों की शान है। विजयगढ़ी दुर्ग भी यही है, अंत दुर्ग है यहाँ पे विजयगढ़ी दुर्ग, जो कि कच्छवाहा शासकों की शान है। अजमेर में जो जयपुर में जो तीसरा दुर्ग आता है, आमेर, जयगढ़ और तीसरा दुर्ग नाहरगढ़। ओके, तीनों ही ज़्यादा दूर दूर नहीं है, पास में है। तो जो नाहरगढ़ दुर्ग जो आता है जयपुर का, इस दुर्ग का निर्माण 1734 के अंदर सवाई जयसिंह ने करवाया था। किले के अंदर, और हाँ, सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी इसे ही कहते हैं। जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। किलों के भीतर विद्यमान सुदर्शन कृष्ण मंदिर दुर्ग का नाम इस वजह से, इसका पूरा नाम सुदर्शनगढ़ था। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कृष्ण मंदिर था, सुदर्शन कृष्ण मंदिर, इस वजह से इसका पूर्व नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ भी था। नारसिंह भौमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाहरगढ़ रखा गया है। नारसिंह भौमिया के नाम पर नाहरगढ़ रखा गया है। राव माधो सिंह द्वितीय ने, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि राव माधो सिंह द्वितीय ने किसने अपनी 9 प्रेयसियों, 9 है यहाँ पे, राव माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए एक किले का निर्माण, 9 किलों का निर्माण, एक समान 9 किलों का निर्माण यहाँ पे नाहरगढ़ में करवाया था। ओके, इस दुर्ग में ही जैविक उद्यान स्थित है। जैविक उद्यान भी यहीं पे ही है, नाहरगढ़ दुर्ग में। ओके,
तो हमने जयपुर के 3 दुर्ग देखे अभी, आमेर का दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में हमने देखा, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। और जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप है और सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। और उस जो और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप वहीं पे है और इसे चिल्ल का टोला भी कहते हैं जयगढ़ दुर्ग को। आमेर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हमने कि आमेर शीला देवी, शीला माता का मंदिर यहीं पे है। मान सिंह ने बंगाल जब विजय करा था उसने, तो बंगाल से शीला माता का मंदिर यहाँ पे लाके शीला माता मूर्ति लाके यहाँ पे स्थापित करा था। और आमेर के चौहानों की कुल देवी भी शीला माता ही है। ओके, तो ये 3-4 जो और जगत शिरोमणि मंदिर यही है आमेर के अंदर, जो कि जगत सिंह अपने पुत्र, अपने पत्नी के कहने से यहाँ पे अपने पुत्र के लिए ये निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम 11वां नंबर का हम दुर्ग देखते हैं। 11वां नंबर का हमारा दुर्ग है झालावाड़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग। ओके, झालावाड़ का दुर्ग है, झालावाड़ में दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। हमने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली थी कि काली सिंधु और आहू नदी के संगम पे बना हुआ है। और ये दुर्ग बिना किसी नींव के मुकंदरा की पहाड़ी पे सीधी चट्टानों पर अनूठा किला है ये, और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ओके, अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वतमाला की एक सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंधु व आहू नदी पर ये दुर्ग बना हुआ है। बिना नींव वाला दुर्ग है गागरोन का, झालावाड़ का दुर्ग। संत पीपा की छतरी है, मिठे साहब की दरगाह भी यही है। ओके, नदियों के संगम पर बना हुआ यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सही बात है, यह दुर्ग बिना किसी नींव के मुकंदरा की पहाड़ी पर सीधी चट्टानों पर अनूठा किला खड़ा हुआ है। इस किले का निर्माण कार्य डोड राजा बिजल देव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? राजा बिजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। राजा बिजल देव ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। डोडा राजपूतों के अधिकार के कारण, डोडा राजपूतों के यहाँ पे अधिकार था, इस वजह से इसे डोडगढ़ भी कहते हैं और धुलरगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? गागरोन के दुर्ग, झालावाड़ के दुर्ग को। और झालावाड़ में झालरा पाटन है, उसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। आपको चीज़ें याद रखनी, क्योंकि मंदिर बहुत जाता है और मंदिर बहुत जाता है तो घंटियों का शहर झालरा पाटन को कहना स्वाभाविक है। और जो डोडा राजपूतों के अधिकार के कारण गागरोन का जो झालावाड़ का दुर्ग है, डोडा राजपूतों के यहाँ पे अधिकार था, इस वजह से इसे डोडगढ़ और धुलरगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार खिजी राजवंश का संस्थापक देवन सिंह उर्फ धारू ने अपने बहनों बिजल देव डोड को मारकर धुलरगढ़ पर आक्रमण अधिकार कर लिया था। ओके, खिची राजवंश ने देवन सिंह उर्फ ने, तथा उसका नाम गागरोन रख दिया था। यह दुर्ग शौर्य ही नहीं, भक्ति और त्याग की गाथाओं का साक्षी भी है। संत रामानंद के शिष्य जो संत देखो, संत पीपा के जो गुरु थे वो रामानंद थे, याद रखना आपको। इसी गागरोन के शासक रहे हैं जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर राज्य अपने अनुज अचलदास खींची। मैंने अचलदास खींची के बारे में बोला था कि अचलदास के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए अचलदास खींची के नाम से, तो गागरोन आपको टिक कर देना है। ओके, तो संत पीपा यहाँ का राजा थे, बट अपने आध्यात्मिक संत रामानंद के कांटेक्ट में आने पर अपने आध्यात्मिक हो गए थे वो, इस वजह से राजसी वैभव त्याग के अपने अनुज अचलदास खींची को ये सौंप दिया था। ओके, अब हम आगे देखते हैं। सन 1423 ईस्वी में अचलदास खींची भोज का जो पुत्र था तथा मांडू के सुल्तान अल्फंखा गोरी होशंगा शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ था 1423 में। प्रथम शाखा हुआ था यहाँ पे 1423 का शाखा, गागरोन का शाखा 1423। और इसमें कौन था शासक? अचलदास खींची था। ओके, अचलदास खींची 1423 तथा मांडू के सुल्तान अल्फंखा गोरी होशंगा शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। अचलदास खींची वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हुए और उनकी रानी और दुर्ग की अनेक ललनाओं ने अपने आप को जौहर की अग्नि में झोंक दिया था, जिसे गागरोन का प्रथम शाखा कहा जाता है, जो कि 1423 में हुआ था। और आक्रमण किसने करा था? मांडू के सुल्तान अल्फंखा गोरी ने, होशंगा शाह ने। मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। ओके, होशंग शाह था, मांडू का सुल्तान होशंग शाह, याद रखना आपको, मांडू का सुल्तान था। इसने 1423 में यहाँ पे आक्रमण करा था गागरोन के दुर्ग पे। अब हम आगे देखते हैं। राव अचलदास ने वंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र पालन सिंह को दुर्ग से पलायन करवाया।
अचलदास ने वंश की रक्षा के लिए यहाँ पे जो पुत्र था अपना पालानसी, उसको दुर्ग से पलायन करवाया, जिसके साथ राजा अचलदास के राज्य कवि शिवदास गार्डन भी दुर्ग से निकल गए। ओके, जो राज्य कवि थे शिवदास गार्डन वो भी दुर्ग से निकल गए थे, और बाद में उन्होंने राजा अचलदास की वीरता और शौर्य पर प्रेरित होकर कालजी ग्रंथ अचलदास खिचीरी वसने का, ओके, किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवदास गार्डन की अचलदास खिचीरी वसने का है। ओके, शिवदास गार्डन की रचना की, जिसमें अचलदास के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान को पराजित कर यहाँ पे गागरोन का दुर्ग भी हस्तगत कर इसे अपने भांजे पालानसी को सौंप दिया था। ये पालानसी था, वो उनका भांजा था राणा कुंभा ने, और मांडू के सुल्तान को पराजित कर दिया और वापस से दुर्ग इनके हवाले कर दिया, पालानसी के हवाले कर दिया। जो सेकंड साका हुआ था यहाँ पे 1444 में होता है। एक साका हुआ था, फर्स्ट साका, वो कब हुआ था? 1423, और सेकंड साका हुआ था 1444 में। अब ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। 1444 ईस्वी में पालानसी खींची, क्योंकि पालानसी को बना दिया था राणा कुंभा ने जब लड़ाई करी थी। ओके, मांडू के सुल्तान को पराजित करके पालानसी को दे दिया था। पहले इनके पिता थे अचलदास खींची, 1423 में वहाँ पे मांडू का सुल्तान गोसंगसा से लड़ाई करके वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब जो सेकंड साका हुआ था 1444 ईस्वी में हुआ, पालानसी खींची, वह महमूद खिलजी के मध्य भीषण युद्ध हुआ। ओके, महमूद खिलजी के बीच में होता, पालानसी खींची और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। पालानसी खींची को बिलों ने मार दिया था। पालानसी खींची को बिलों ने मार दिया जब वह दुर्ग से पलायन कर रहा था। ओके, कुंभा द्वारा भेजे गए धीरज देव ने नेतृत्व में केसरिया हुआ। धीरज देव के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया हुआ, और ललनाओं ने जोहर करा यहाँ पे, जिसे गागरोन का दूसरा साका कहा गया। ओके, 1423 फर्स्ट, 1444 सेकंड। विजय के उपरांत सुल्तान के दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। क्या नाम रख दिया था दुर्ग का? मुस्तफाबाद रख दिया था सुल्तान ने। और गागरोन में मुस्लिम संत पीर मिठे साहब की दरगाह भी है, जिनका उर्स आज भी प्रतिवर्ष यहाँ पे लगता है। मिठे साहब, ओके, संत पीर मिठे साहब की दरगाह है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो गागरोन का जो मंदिर हमने अभी पढ़ा, दुर्ग जो हमने पढ़ा, उसमें दर्शन स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है दर्शन स्थल में संत पीपा की छतरी यहाँ पे है, मिठे साहब की दरगाह यहाँ पे है। ओके, उसके बाद में एक फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या कहता है हमारा, कि जैत्र सिंह के शासनकाल में खुरासान के प्रसिद्ध सूफी संत हामिदुद्दीन चिश्ती मिठे साहब गागरोन आए थे। ओके, जैत्र सिंह के शासनकाल में खुरासान के प्रसिद्ध सूफी संत हामिदुद्दीन चिश्ती मिठे साहब जो कहलाए, हामिदुद्दीन चिश्ती नाम था इनका ओरिजिनल। ओके, ये गागरोन में आए थे और जालिमकोट, परकोटा और गीत कराई। और महमूद खिलजी ने विजय के उपरांत दुर्ग का नाम बदलकर मुस्ताबाद रख दिया था। ठीक है एकदम। अकबर ने गागरोन दुर्ग बीकानेर के राजा कल्याणमल पुत्र पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया, जो एक भक्त कवि व वीर योद्धा था। विद्वानों के अनुसार इस पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणेरी गागरोन में रखकर ही लिखा था। ओके, पृथ्वीराज का जो ये ग्रंथ था ना, पृथ्वीराज राठौड़ का वेली कृष्ण रुक्मणेरी, ये इसी गागरोन में लिखा था पृथ्वीराज ने। ओके, अब हमारा 12वां दुर्ग आता है गाइस। 12वां दुर्ग हमारा आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में है, राजसमंद में राजस्थान में है। ओके, इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा ये बहुत ही लंबा किस्सा है गाइस, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम। 12 नंबर का हमारा है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है। अरावली की 13 चोटियों से घिरा जगरा पहाड़ी पर, ये देखो, जो आप यदि ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जगरा पहाड़ी बोलते हैं। जगरा कहाँ पे? उदयपुर में। ओके, ये आपको याद रखना, जगरा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। तो अब हम देखते हैं सॉरी गाइज। तो अब हम देखते हैं इसमें अरावली की 13 चोटियों से घिरा जगरा पहाड़ी पर 1148 मीटर ऊंचाई पर निर्मित गिरी श्रेणी का ये पर्वत है, ये दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने विक्रम संवत 1505 में अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था। ओके,
महाराणा कुंभा ने कब बनवाया? 1505 में अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसको बनवाया था। इस दुर्ग का निर्माण कुंभा के शिल्पी मंडन ने बनवाया था। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग का जो शिल्पी था वो कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मंडन था इसका। ओके, कुंभलगढ़ का जो शिल्पी था वो मंडन था। अब इसके बाद में हम देखते हैं इस दुर्ग को मेवाड़ की आँख कहते हैं। ओके, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने ये बात कही थी कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे नीचे की देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। किसने कही थी? अबुल फजल ने। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन से करी। किसने? कर्नल टोड ने इसकी तुलना, जो कि घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं कर्नल टोड, इन्होंने एस्ट्रूकन से इसकी तुलना करी थी, इस दुर्ग की तुलना करी थी। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। दीवार की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे 4 घुड़सवार एक साथ अंदर जा सकते हैं, और मैंने दूसरी एक जगह से पढ़ा था 8 घुड़सवार एक साथ वहाँ पे पैडल मार्च कर सकते हैं। ओके, 8 घोड़े घुड़सवार यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए इसे भारत की एक महान दीवार भी कहा जाता है। भारत की महान दीवार है और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नोट किया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं। कुंभलेर, कुंभल मेर भी कहते हैं, कुंभल मेरू इसे कहते हैं, कुंभपुर मच्छेद भी कहते हैं, और माहौर भी इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की भीतर एक लघु दुर्ग है, उसे कटारगढ़ कहते हैं। कटारगढ़, ओके, कुंभलगढ़ के अंदर ही एक दुर्ग है, उसे कटारगढ़ कहते हैं। महाराणा कुंभा का निवास स्थल रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा की हत्या उनके ज्येष्ठ राजकुमार उदयकरण ने ओके, तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं महाराणा कुंभा की हत्या। महाराणा कुंभा की हत्या यहीं पे ही ज्येष्ठ राजकुमार उदयकरण ने यहाँ पे इसी दुर्ग में करी थी। इस दुर्ग में झाली रानी का मालिका स्थित है, और महाराणा कुंभा की हत्या किसने करी थी? अपने ही राजकुमार उदयकरण ने इसी दुर्ग में करी थी, कुंभलगढ़ में। इस दुर्ग में रानी झाली रानी का मालिका स्थित है इसी दुर्ग में। उदय सिंह का राज्याभिषेक और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ओके, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग था वो किसका गवाही था? एक तो उदय सिंह के राज्याभिषेक का, और वीर शिरोमणि जो महाराणा जो प्रताप थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। ओके, और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो महाराणा का जन्म है। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। इनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। इनके हाथी का क्या नाम था? इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। और इनका जो युद्ध हुआ था 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जिससे कि मेवाड़ का थर्मोपॉली किसने कहा था? मेवाड़ का थर्मोपॉली जेम्स टोड ने कहा था। और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, खमनोर का युद्ध, और गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था। जो हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था, अकबर सेनापति मानसिंह था, और मानसिंह ने इस हल्दीघाटी के युद्ध की योजना मेगजीन जो दुर्ग है, अकबर का दुर्ग अजमेर में, वहाँ पे उसने योजना करी थी हल्दीघाटी के युद्ध की। हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ाई हुई और ये अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में सेकंड युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप का अपना बेटा अमर सिंह सेनापति था, और वापस अकबर के बीच में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध कहलाया, और उस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। ओके, वहाँ पे उसे मैराथन उस दुर्ग को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में युद्ध के बाद में जीतने के बाद में चावंड को अपनी राजधानी महाराणा प्रताप ने बना ली थी, और वहीं पे वो उनकी ही जो समाधि स्थल है वो चावंड के अंदर ही है। ओके गाइज, तो ये महाराणा प्रताप के बारे में मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको दी है। होप आपको 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे हम देखते हैं बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर है, यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण विजयपाल सिंह यादव ने करवाया था। अन्य नाम इसके सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर और श्रीपत है। ओके, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर और श्रीपत है। बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर में है।
अपनी दुर्भिक्षता के कारण बादशाह दुर्ग और विजय मंदिर गढ़ भी कहलाता है। ओके, ये विजय मंदिर गढ़ भी कहलाता है और बादशाह दुर्ग भी कहलाता है। बयाना का दुर्ग जो कि भरतपुर में है। दर्शनीय स्थल बयाना का दुर्ग भरतपुर में कौन कौन से हैं? भीमलाट है, विष्णुवर्धन द्वारा लाल पत्थर से बनवाया गया स्तंभ है भीमलाट। विजय स्तंभ, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्तंभ यहाँ पे है बयाना में। ओके, कहाँ पे है? बयाना में है, याद रखना। विजय स्तंभ यहाँ पर भी है जो कि समुद्रगुप्त ने यहाँ पे बनाया था बयाना में, भरतपुर में। यहाँ पे उषा मंदिर है, लोधी मीनार है। तो यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? भीमलाट है, विजय स्तंभ समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित स्थल है स्तंभ है, उषा मंदिर है, लोधी मीनार है। अब 14 हमारा जो दुर्ग आता है वो सिवाना दुर्ग बाड़मेर का आता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर, यह दुर्ग गिरी तथा वन दोनों श्रेणी का दुर्ग है। ओके, जो सिवाना का दुर्ग है, बाड़मेर का दुर्ग, यह दुर्ग गिरी और वन दोनों श्रेणी का दुर्ग है। सिवाना दुर्ग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो आप रिकॉल कीजिए कि सिवाना में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सिवाना दुर्ग जालौर की कुंजी थी, ये हमने पढ़ी थी कि जालौर की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहते हैं। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण ने करवाया था। ये बाड़मेर में पड़ता है। और उत्तरी जालौर भी यदि क्वेश्चन में आ जाए तो उत्तरी जालौर या बाड़मेर में सिवाना दुर्ग पड़ता है। और 1308 में जब यहाँ पे युद्ध हुआ था, जब अटैक करा था इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसके जब जीतने के बाद में इसका नाम क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। और जालौर पर जब 1311 में आक्रमण करा था, जब वहाँ के कौन थे प्रतापी शासक? कानड़ देव थे। तो उसका नाम वहाँ पे, जालौर के दुर्ग का नाम वहाँ पे जलालाबाद रख दिया था और सिवाना का नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। और चित्तौड़ पर जब आक्रमण करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, याद करो, खिज्र खां को सौंप दिया था और उसका नाम क्या रखा था? खिज्रा खां, खिजराबाद रख दिया था। ओके, खिजराबाद चित्तौड़ को, सिवाना को खैराबाद और जालौर को जलालाबाद। तो याद रखना है आपको, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब सिवाना दुर्ग के बारे में बाड़मेर में, जो कि बाड़मेर में है, हम देखते हैं। यह दुर्ग गिरी व वन दोनों श्रेणी में का दुर्ग है। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कुम्मट दुर्ग भी इसे ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं, सिवाना के दुर्ग को। ओके, ये में से मिस हो गया था। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने 56 की पहाड़ियों में करवाया। कौन सी पहाड़ियों में इसका निर्माण है? 56 की पहाड़ियों में निर्माण है इसका। इस दुर्ग में 2 शाखे हुए। ओके, सिवाना में 2 शाखे हुए। पहला शाखा 1308 में हुआ, जो कि अभी मैंने बताया 1308 में शाखा हुआ था। शीतल देव चौहान शासक कौन था? शीतल देव चौहान था। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण करा था और पहला शाखा यहाँ पे हुआ था। और दूसरा शाखा वीर कल्ला राठौड़ के समय, अकबर से सहायता प्राप्त मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के कारण शाखा हुआ। यह शाखा 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था ये शाखा। 1565 में ये शाखा हुआ था। तो वीर कल्ला राठौड़ थे इस समय 1565 में। अकबर से लड़ाई हुई थी और मोटा राजा यहाँ पे सहायता लेके यहाँ पे लड़ाई करने आ गया था। 15 जो दुर्ग हमारा जालौर का दुर्ग है, जो कि जालौर के अंदर पड़ता है। इसका प्राचीन नाम क्या क्या था? इसका प्राचीन नाम जावालीपुर दुर्ग और कनकाचल भी इसे कहते हैं। प्राचीन नाम इसका क्या था? जावालीपुर दुर्ग और कनकाचल इसे कहते हैं। अन्य नाम इसके स्वर्णगिरी और सोनगढ़ है। परमार शासकों द्वारा सूखड़ी नदी के किनारे निर्मित है। किन्होंने बनाया इसको? परमार शासकों ने बनवाया और सूखड़ी नदी के किनारे बनाया। यह दुर्ग गिरी श्रेणी में आता है और यह दुर्ग सोन पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। यह सोन पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। और मैंने शाखा में बताया था 1311 के अंदर यहाँ पे कानड़ देव प्रतापी शासक था। और जालौर का प्रतापी शासक जो था कानड़ देव था। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। कानड़ देव चौहान सन 1311 के अंदर शाखा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण करा। इस आक्रमण में कानड़ देव चौहान व उनका पुत्र वीरगति को वीरदेव, जो वीरदेव था कानड़ देव का पुत्र, वीरदेव और कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा वीरांगना ने जौहर किया। यहाँ पे इस शाखे की जानकारी पद्मनाभ रचित किससे मिलती है? कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। ओके, पद्मनाभ रचित कानड़ देव प्रबंध है, कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। संत मलकी शाह की दरगाह इस दुर्ग के प्रमुख और उल्लेखनीय थी। ओके, संत मलिक शाह की दरगाह यहाँ पे है। और अब हम देखते हैं जो 16 नंबर का जो हमारा दुर्ग है। हमने अभी 15 नंबर का देखा, अब 16 नंबर का दुर्ग हम देखते हैं। मंडरायल दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है। मंडरायल दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में, इस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ओके, मंडरायल दुर्ग है सवाई माधोपुर का, इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं।
मंडरायल दुर्ग मर्दान शाह की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। मंडरायल दुर्ग जो कि सवाईमाधोपुर में मर्दान शाह की दरगाह यहाँ पे है। 7वां नंबर का हमारा जो गढ़ है वो है दुर्ग बेसोड़गढ़ दुर्ग। ओके, तो राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसोड़गढ़ के अंदर मिलता है हमें, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, बामनी और चंबल के संगम पे बना हुआ मंदिर, ये दुर्ग है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पे बना हुआ ये जल दुर्ग का एक श्रेणी का दुर्ग है बेसोड़गढ़। और गागरोन भी जल दुर्ग का है, जो कि काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पे बना हुआ है। तो जल दुर्ग हमें दो मिल गए हैं, एक तो बेसोड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़ में है, और दूसरा गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ में है। गागरोन का दुर्ग काली सिंधु और आहू नदी के संगम पे है, और बेसोड़गढ़ दुर्ग बेसोड़गढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पे है। तो हम इसमें देखते हैं, चंबल बामनी और चंबल नदियों के संगम पे होने के कारण ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बेसोड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माता बेसासा रोड़ा वारण को माना जाता है। बेसासा को इसका माना जाता है। अब 18वां दुर्ग हम देखते हैं, मांडलगढ़ दुर्ग जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। ये तीन जो मांडलगढ़ दुर्ग है भीलवाड़ा, अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण माणा कुंभा ने करवाया था। मांडलगढ़ का जो दुर्ग है माणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। ये जल श्रेणी का दुर्ग है और 3 नदियों के संगम पे बना हुआ है, बनास, बेड़च और मेनाल। ओके, ये आपको याद रखना है। ये जो मांडलगढ़ का दुर्ग है जिसे कि कुंभा ने बनवाया था, ये बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है। ये दुर्ग सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ये दुर्ग सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। अब 19 नंबर का हम दुर्ग देखते हैं, भटनेर का दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। आपको पता होगा भटनेर का दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत सिंह ने करवाया था। ओके, राजा भूपत ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने करवाया था। घग्गर नदी के मुहाने पर है। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये? घग्गर नदी के मुहाने पर है। कि मतलब ये नदी पूछ सकता है कि भटनेर दुर्ग के पास में कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। प्राचीन दुर्ग को उत्तरी जो सीमा का प्रहरी कहा जाता था, क्योंकि ऊपर से जो अरबियों और पाकिस्तान से जो अटैक होते थे, उन अटैक से भटनेर दुर्ग ही बचाता था। ओके, अब भटनेर दुर्ग धानवा श्रेणी में आता है, क्योंकि ये हनुमानगढ़ में है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर में ज़्यादातर रेगिस्तान है, तो ये धानवन की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन सा दुर्ग था? भटनेर का दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। ओके, राजा भूपत सिंह ने जिसको बनवाया था। अब इस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण हुए विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, तो महमूद गजनवी ने विक्रम संवत 1058 में भटनेर पर आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था महमूद गजनवी ने। सेकंड 13वीं शताब्दी के मध्य में गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के शासनकाल में उसका चचेरा भाई शेर खां यहाँ का हाकिम था। 1398 ईस्वी में भटनेर को प्रसिद्ध लुटेरे तैमूर लंग के अधीन विभीषिका यहाँ पे झेलनी पड़ी थी। और चौथा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे, हुमायूं के भाई कामरान ने भटनेर पर आक्रमण करा था। देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो भी मुस्लिम जो शासक बहुत सारे, जैसे महमूद गजनवी का नाम आ जाए, यदि सुल्तान बलबन का नाम आ जाए, तैमूर लंग का नाम आ जाए, या हुमायूं के भाई कामरान का यदि नाम आपको कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन में, तो कौन से दुर्ग को आपको टिक करना है? भटनेर का, हनुमानगढ़ का दुर्ग। देखो बहुत अच्छी ट्रिक है और ये क्वेश्चन आता ही आता है भटनेर का, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पे कितने आक्रमणकारी यहाँ पे इन्होंने आक्रमण करा था। ओके, तो फर्स्ट तो महमूद गजनवी, सेकंड यहाँ पे सुल्तान बलबन, और तैमूर लंग थर्ड, और चौथा हुमायूं के भाई कामरान ने भटनेर पर आक्रमण करा था। अब यहाँ पे हमने तैमूर लंग के बारे में देखा था, तो नीचे हम देख रहे हैं, बीकानेर के चौथे शासक राव जैत सिंह ने 1527 ईस्वी में आक्रमण कर भटनेर पर पहली बार राठौड़ों को आधिपत्य जमाया था। किसने? जैत सिंह ने। उसने राव कांदल के पुत्र खेत को दुर्गाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त कर दिया था। चौथा यहाँ पे हुमायूं के भाई कामरान ने भटनेर पर आक्रमण कर दिया, हुमायूं के भाई कामरान ने। अब हम देखते हैं सन 1805 ईस्वी में, ये भटनेर की हम हिस्ट्री देख रहे हैं गाइज, भटनेर में क्या क्या चीज़ें हुई। सन 1805 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह द्वारा मंगलवार को जाप्ता खां भाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1805 की बात है। महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार को जाप्ता खां भट्टी से भटनेर दुर्ग हस्तगत कर लिया और भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया, क्योंकि मंगलवार को यहाँ पे जीता था, इस वजह से मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए भटनेर का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ यहाँ पे रख दिया। ओके, सूरत सिंह ने, तो ये याद रखना, सूरत सिंह ने यहाँ पे आक्रमण करा था और हनुमानगढ़ यहाँ पे नाम रख दिया था।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तैमूर लंग ने इस दुर्ग के लिए कहा है कि उसने इतना और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। किसने कहा था? तैमूर लंग ने। तैमूर लंग की आत्मकथा तुजु के तैमूरी में कहा गया है। यह दुर्ग 52 बीघा भूमि पर निर्मित है और 53 और 6380 कंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या बात है। इस दुर्ग में शेर खां की मीनार है। ओके, इसमें किसकी मीनार है? शेर खां की इस दुर्ग में मीनार है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का है भरतपुर का दुर्ग, जो कि भरतपुर में है। राजा सूरजमल के नाम से फेमस है। जाटों का दुर्ग याद होगा आपको, पता तो होगा ही कि जो भरतपुर का दुर्ग है, भरतपुर में जो है, उसको किसने बनवाया था? राजा सूरजमल ने बनवाया था। ओके, सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। और जो भरतपुर का, इसे लोहागढ़ इसलिए क्यों कहते हैं? भरतपुर के जो दुर्ग है इसे हम लोहागढ़ कहते हैं। और लोहागढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसमें आक्रमण किया था और 5 बार आक्रमण करा था, फिर भी ये बटनेर का दुर्ग उनके अधीन नहीं हुआ था। इतना अच्छा दुर्ग था ये। इस वजह से इस दुर्ग को लोहागढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोहे जैसा बना है, जिससे कि यहाँ पे किसने आक्रमण करा? ब्रिटिशों ने आक्रमण करा, पर फिर भी आक्रमण को जीत नहीं पाया वो। और यहाँ के दुर्ग की जो विशेषता है, चारों तरफ एक खाई है, वहाँ पे नदी का पानी वहाँ पे सीधा वहीं पे आता है। और उसके अलावा खाई है, और जो महल की जो दीवारें हैं वो मिट्टी से बनी हुई है। ओके, तो जितने भी यहाँ पे तोप गोले कुछ भी आप चला लो, तो मिट्टी की दीवारें उसको झेल लेती है, कुछ अंदर दुर्ग पे कोई क्षति नहीं होती। इस वजह से ही इस दुर्ग में इतना आक्रमण झेलने की क्षमता है। ओके गाइज, तो अब हम इसके भरतपुर के दुर्ग के बारे में देखते हैं, जो कि लोहागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण 1733 में राजा सूरजमल ने करवाया था। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी से निर्मित इसकी दीवारें, बताया था मैंने अभी। किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनाई गई है। देखो, कुछ किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनाई गई है, जिसमें पानी लाकर भर दिया जाता था। ओके, यह दुर्ग पारीक श्रेणी का दुर्ग है। पारीक है, ख मतलब खाई, चारों तरफ खाई। ओके, और खाई के अंदर सुजान गंगा का पानी और है, तो कितनी प्रोटेक्शन है। आप देखो, मिट्टी की दीवार है, परकोटा है, उसके बाद में खाई है, खाई में पानी है, सुजान गंगा नहर का पानी भरा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे आक्रमण जीत नहीं पाते थे। और यहाँ पे मोती महल है, जवाहर बुर्ज है, मोती महल है, जवाहर बुर्ज है, और फतेह बुर्ज भी यही है, अंग्रेजों पर विजय की प्रतीक है। ओके, अब हम देखते हैं सन 1805 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक, देखो जो मैंने अभी बताया था 5 बार इसने यहाँ पे आक्रमण करा था। सन 1805 में अंग्रेज सेनापति जो नाम था, सेनापति का क्या नाम था? लॉर्ड लेक। ओके, लेक मतलब झील, याद रखना आप, लॉर्ड लेक था यहाँ पे। जो लॉर्ड लेक यहाँ पे सेनापति था, इस दुर्ग को बारूद से उड़ाना चाहा, लेकिन असफल रहा। ओके, इस दुर्ग में लगा अष्टधातु का दरवाज़ा महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा 1765 के अंदर ऐतिहासिक लाल किले से उतार लाए थे, और यहाँ पे लगा दिया था। किसने? महाराजा जवाहर सिंह ने। अष्टधातु का दरवाज़ा बना हुआ है यहाँ पे। अब चूरू का दुर्ग, जो कि चूरू के अंदर है। अब चूरू का जो दुर्ग है वो एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए थे, आपको याद हो तो, यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए थे, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ का जो शासक था शिव सिंह था उस समय। यहाँ का शासक, चूरू का शासक शिव सिंह था, और बीकानेर के शासक ने यहाँ पे आक्रमण करा था, और इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। तो इसके बारे में हम देखते हैं। धानो श्रेणी के इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। ठीक है, महाराजा शिव सिंह के टाइम में समय बारूद खत्म हो गया था, इस वजह से चांदी के गोले दागे गए थे यहाँ से। और फिर बीकानेर का जो सूरज सिंह था शायद, जो शासक था, उसने चांदी के जब गोले दागे गए और उन्होंने देखा कि चांदी के गोले दाग रहे हैं, यहाँ के लोग में इतनी देशभक्ति है, तो ये चीज़ देखकर उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करने का छोड़ दिया था, और वो पीछे हट गए थे, यहाँ से चले गए थे। तो चूरू का जो किला है ये इसलिए फेमस है, चांदी के गोले यहाँ पे दागे गए थे। ओके गाइज, याद रखना है आपको। तो गाइज गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, कोई ना, दुर्ग हम ख़त्म करेंगे एक लेक्चर में। तो अब हम देखते हैं जूनागढ़। जो जूनागढ़ था हमारा बीकानेर में है। ओके, जूनागढ़ बीकानेर का दुर्ग है जूनागढ़।
तो ये धानावन श्रेणी में आता है। बीकानेर ऐसे भी मरुस्थलीय क्षेत्र है। लाल पत्थरों से बने हुए इस भव्य किले का निर्माण बीकानेर के प्रतापी शासक राय सिंह ने करवाया। ओके, इस दुर्ग की निर्माण शैली में मुगल शैली से का समन्वय बहुत ज़्यादा है। इस दुर्ग को अधगढ़ किला भी कहते हैं। अधगढ़ किला किसे कहते हैं? जूनागढ़ बीकानेर को। देखो यहाँ पे जो सूरज पोल है, यहाँ का जो दरवाज़ा था, दरवाज़ा है जूनागढ़ के अंदर बीकानेर में, जहाँ का जो एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है उसे सूरज पोल कहते हैं। वहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो राय सिंह प्रशस्ति बनी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति किसने बनवाई? राय सिंह प्रशस्ति किसने बनवाई थी? जयता मुनि ने राय सिंह प्रशस्ति बनवाई। और यहाँ पे सेकंड जो चीज़ है, सूरज पोल पे ही, दरवाजे पे ही जयमल और फत्ता की यहाँ पे गजरूड़, यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। गजरूड़ मतलब हाथी पे आसीन यहाँ पे जयमल फत्ता की मूर्तियाँ हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपसे पूछते हैं। एक तो राय सिंह की प्रशस्ति सूरज पोल पे है जूनागढ़ के अंदर, जो कि जयता मुनि ने बनवाई। और सेकंड यहाँ पे सूरज पोल पे ही क्या है? जयमल और फत्ता की गजरूड़ मूर्तियाँ हैं। ओके, जो कि यहाँ की फेमस चीज़ें हैं और इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। तो अब हम आगे देखते हैं। अधगढ़ का किला कहते हैं इसे। और इस दुर्ग में जयता मुनि द्वारा राय सिंह प्रशस्ति स्थित है यहाँ पे। सही बात है। अब हम आगे देखते हैं सूरज पोल की। एक विशेष बात यह है कि इनके दोनों तरफ 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले 2 प्रसिद्ध शासक विजय जो वीर थे, जयमल मेड़तिया है ना, जयमल और पत्ता, और उनके बहनोई आमेर के रावत पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ओके, कौन से साके की बात है? थर्ड साका जो हुआ था मेवाड़ का। ओके, चित्तौड़गढ़ का जो थर्ड साका हुआ था ना 1567 के अंदर, 1567 के अंदर थर्ड साका हुआ था चित्तौड़ का, उसकी बात है 1567 में। उस समय उदय सिंह था। उदय सिंह और जयमल फत्ता वहाँ के सेनापति थे। और उन्होंने इतनी अच्छी लड़ाई करी थी कि अकबर खुद प्रसन्न हो गया था कि वास्तव में ऐसे सेनापति मेरे पास होते हैं। बहुत खुश हुआ था उनकी लड़ाई को देख के। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? बीकानेर के जूनागढ़ के अंदर हेरम गणपति का मंदिर यहाँ पे, हेरम गणपति का मंदिर है। अनूप सिंह का महल यहाँ पे है। सरदार निवास यहाँ पे है। सरदार निवास महल भी यही है। अब 23वां दुर्ग हम देखते हैं, नागौर का दुर्ग, नागौर में। ओके, नागौर का दुर्ग, नागौर के दुर्ग का उपनाम है नाग दुर्ग, नागाना और अहिच छत्रपुर। ये तो आपको याद ही होगा, अहिच छत्रपुर के नाम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए नागौर लगा देना है। अहिच छत्रपुर नागौर। ओके, इसका दूसरा नाम है अहिच छत्रपुर, नगाड़ा और नागदुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासक सोमेश्वर ने करवाया था। किसने करवाया था? नागौर जो दुर्ग है, नागौर में, इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंश के शासक सोमेश्वर ने करवाया था। ओके, अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं। नागौर दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। ओके, अब 24वां दुर्ग हम देखते हैं। गला खराब होता जा रहा है कोई ना। हम 24वां दुर्ग देखते हैं, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर। इसमें हम देखते हैं परमार वंश के शासकों द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया था इसको। इस दुर्ग को आबू का किला भी कहा जाता है। ओके, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही परमार वंश के शासकों द्वारा 900 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया था और इस दुर्ग को आबू का किला भी कहा जाता है, अचलगढ़ दुर्ग। ओके, परमार शासकों ने तो इसको बनवाया था और बाद में राणा कुंभा ने इसको उसका जीर्णोद्धार करवाया था। ओके, जो कि सिरोही के अंदर है। अब हम दर्शनीय स्थल देखते हैं। अचलगढ़ के अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? अचलेश्वर महादेव मंदिर है, शिव जी के पैर का अंगूठा प्रतीक के रूप में विद्यमान है यहाँ पे अचलेश्वर महादेव मंदिर। भंवरा थल है यहाँ पे। गुजरात का महमूद बेगड़ा जब अचलेश्वर की नदी व अन्य देव प्रतिमाओं को खंडित कर लौट रहा था, तब मधुमक्खियों ने यहाँ पे आक्रमणकारियों पर हमला कर दिया था। भंवरा थल। ओके, ये भी अचलगढ़ दुर्ग के सिरोही में है। किस पर आक्रमण करा था? गुजरात का महमूद बेगड़ा। ओके, उसके बाद में इस घटना की स्मृति में वह स्थान आज भी भंवरा थल के नाम से फेमस है। ठीक है, और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है यहाँ पे? वो है मंदाकिनी कुंड है यहाँ पे। मंदाकिनी कुंड कहाँ की बात चल रही है? अचलगढ़ दुर्ग, जो कि सिरोही में है। आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देवी मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस देव पर्वत के नाम से जाना जाता है। ओलंपस के नाम से, हो गया, हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है। और जेम्स टोड ने संतों की शरण स्थली, हाँ, संतों की शरण स्थली किसे कहा है? संतों की स्थली किसे कहा है? आबू को ही कहा है। ओके, आबू को ही
संतों की शरण स्थली कहाँ है? आबू पर्वत को, सिरोही को। ये भी आपको याद रखना है, जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा। ओके, मंदाकिनी मंदाकिनी कुंड के बारे में हमने पढ़ लिया कि आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देवी देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस के रूप में कहा जाता है। अब 25वां दुर्ग है हमारा गाइज, 25वां दुर्ग हमारा शेरगढ़ धौलपुर का। ओके, धौलपुर में जो शेरगढ़ है उसके बारे में है। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में करवाया गया था। शेर शाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ रख दिया। इस दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया? कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था और शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। इस वजह से इसका नाम शेरगढ़ रखा गया। धौलपुर का जो दुर्ग है, यह किला दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। दक्षिण का द्वारगढ़ भी इसे कहते हैं, इसके लिए फेमस है। उसके बाद में हम देखते हैं महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित हुनहुकार तोप इसी दुर्ग के अंदर है। ओके, हुनहुकार तोप भी यही है, शेरगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है। अब एक और शेरगढ़ दुर्ग है जो कि बारां में है। ओके, ये दुर्ग परवन नदी के किनारे पे है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग बारां वाला। हड़ौती क्षेत्र का यह दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कोषवर्धन दुर्ग किसे कहते हैं? शेरगढ़ दुर्ग बारां वाले के दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। अब चोमू का किला, जयपुर का किला। इस किले का निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया। इसका नाम चोमागढ़, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़। देखो ये नाम बहुत ही फेमस है, धाराधारगढ़ किसे कहते हैं? चोमू का किला जयपुर को धाराधारगढ़ कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जामिनेशन में। ओके, और इसे रघुनाथगढ़ भी कहते हैं और चौमागढ़ भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं 28वां 28 है हमारा कांकड़वाड़ी का किला। अलवर के अंदर जो है कांकड़वाड़ी का किला अलवर में है। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को कैद करके रखा था। किसको रखा था? दारा सिकों को कैद करके रखा था। और यही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कहाँ पे दारा सिकों को कैद करके रखा था औरंगजेब ने? कांकड़वाड़ी का किला अलवर में है जो कि। ओके, अब अन्य दुर्ग हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, कौन सा दुर्ग कहाँ पे है। तो हमारा 29वां किला है कोटड़ा का किला जो कि बाड़मेर में है। ओके, 29वां कौन सा किला है? कोटड़ा का किला जो कि बाड़मेर में है। खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर शारदा तोप इस दुर्ग में है। खंडार दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है। देखो कोटड़ा का किला कहाँ है? बाड़मेर में। खंडार दुर्ग आ गया, खंडार का दुर्ग सवाई माधोपुर में है और यहाँ शारदा तोप भी रखी हुई है। ओके, माधोराजपुरा का किला कहाँ पे है? जयपुर में है माधोराजपुरा का किला। और कंकोड़ कनकपुरा का किला टोंक में है। शाहबाद दुर्ग बारां में है। शाहबाद दुर्ग नवलवान तोप के इस दुर्ग में स्थित है। नवलवान तोप शाहबाद दुर्ग बारां, शेरगढ़ दुर्ग बारां, ये आपको याद रखना है। ओके, बनेड़ा दुर्ग कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है बनेड़ा दुर्ग। बाला दुर्ग कहाँ पे है? अलवर में। ये पूछ लेता है आपसे, बाला दुर्ग कहाँ पे है? ये अलवर में। और शाहबाद दुर्ग भी पूछ लेता है। और खंडार दुर्ग तो फेमस है ही सवाई माधोपुर का। ओके, बाला दुर्ग कहाँ पे है? अलवर में है। और बसंतगढ़ किला सिरोही के अंदर, बहुत ही फेमस किला है जो कि माणा कुंभा ने बनवाया था। बसंतगढ़ हो ना, तो ये आपको याद रखना। बसंतगढ़ किला कहाँ है? सिरोही में। माणा कुंभा ने इसको बनवाया था, बसंतगढ़ किला सिरोही में। ओके, और 37वां जो हमारा किला है 37 तिमनगढ़ का किला जो कि करौली में है। तिमनगढ़ का किला करौली में है। होप यू गाइस आपको दुर्ग समझ में आए होंगे और मैंने मैक्सिमम यहाँ पे दुर्ग को क्लियर कर दिया है। ये पूरा जो हमारा जो लेसन कंप्लीट हुआ है वो कितने हावर का है? 1:30। ओके, 1.5 घंटे में हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो दुर्ग हमने देख लिए हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट लेसन आएंगे वो दुर्ग के मंदिर, दुर्ग और छतरियों के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे उन सब का मैं एक सेटअप लेके आऊँगा। कम से कम 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ओके, 400 से 500 क्वेश्चंस होंगे और होप आपको वो क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। और यदि कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो और आपको क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर जल्दी डालिए। ओके, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको राजस्थान जीके ख़त्म करवा दूंगा। जितने आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। होप यू गाइस यू लाइक इट। यदि आपको पसंद आया ये लेक्चर तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और उसके अलावा स्टडी इन क्रेजी स्टडी पॉइंट जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना आप कभी ना भूलें, क्योंकि जो रिलेटेड जो आपके जो मैं राजस्थान जीके के बारे में और भी नॉलेज दूंगा और भी वीडियोस अपलोड होंगे
वो आपके सब्सक्रिप्शन होगा तो आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आपको ईजिली आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा लेक्चर अभी अपलोड हुआ है। तो क्रेजी स्टडी पॉइंट को आपको सब्सक्राइब करना है। ओके गाइज, होप यू लाइक इट।